हेलो, करियर टीवी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि कल से जो हमारा बैच प्रारंभ हुआ है तो वो टीजीटी पीजीटी, तो कल हमने वर्णमाला का पहला भाग देखा था। वर्णमाला की क्लास नंबर 1 कल हमने देखा था, पढ़ा था। आज हमारी है वर्णमाला की ही क्लास नंबर 2। आज हमें देखना है। तो देखिए, कल हमने हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया था। पहला था स्वर और दूसरा व्यंजन। तो स्वर को हमने विस्तृत रूप से जाना और समझा था, पढ़ा था। आज हमारा है वर्णमाला का दूसरा भाग व्यंजन। दूसरा भाग हमारा क्या है? व्यंजन। तो व्यंजन के जो हमारे वर्ण हैं वो कहाँ से उच्चारित होते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या है, ये हम आज अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो उच्चारण स्थान, तो देखिए ये बहुत अच्छा तरीका है और इसको आप समझिए। देखिए, जो हमारे यहाँ पे आपको समझना होगा, जो हमारे स्पर्शी वर्ण हैं। कौन से वर्ण? स्पर्शी। तो स्पर्शी वर्णों की संख्या है हमारी 25। हमारे स्पर्शी वर्ण या स्पर्शी व्यंजन हम कह सकते हैं, या स्पर्श व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। तो इनकी संख्या है 25। कितनी है? 25। और वो 25 संख्या है कौन सी, ये भी आप देखिए। का से मां तक जो हमारे वर्ण हैं वो हमारे स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन हैं। तो इसमें वर्ग हैं आपके। तो जैसे का वर्ग है आपका, पहला आपका क्या है? का वर्ग। तो का वर्ग के अंतर्गत हमारा क्या आ जाएगा? का, खा, गा, घा, अंगा। का वर्ग के अंतर्गत हमारा का, खा, गा, घा, अंगा आ जाएगा। इसी प्रकार से हमारा चा वर्ग और पा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ये सारे हमारे कितने? 5 वर्ग हैं। तो 5 वर्ग, एक वर्ग में 5 वर्ण हैं, तो 5 वर्ग हुए। तो 5 वर्गों की संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। अब इन व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या है? इन वर्णों को हम कहाँ से उच्चारित करते हैं? मुख के किस भाग से इन वर्णों का उच्चारण होता है, ये हम जानेंगे। तो ये हमारा है पहला, जो हमारा का वर्ग है। ये हमारा जो का वर्ग है, इसके लिए एक सूत्र है कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो ये हमको इतना याद करना होगा कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, यानी कि देखिए इसका हम विस्तृत आपको बताते हैं। तो अकुह, अकुह का मतलब, ये देखिए आपका कौन सा वर्ण दिया है? आपका आ। तो आ से छोटा आ और बड़ा आ हो गया। और कु से का वर्ग, कु से हमारा का वर्ग, जो आपका ये का वर्ग यहाँ पे हमने लिखा है का वर्ग, यानी का, खा, गा, घा, अंगा। तो ये का वर्ग हो गया। और हा से हा, और विसर्जनीय नाम कंठा, और ये विसर्ग जो हमारे हैं ये कहाँ से उच्चरित होंगे? कंठ से। कहाँ से उच्चरित होंगे? कंठ से। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो आ से छोटा बड़ा और का से हमारा पूरा का वर्ग, का वर्ग के 5 वर्ण और हा, ये हमारे कंठ से उच्चरित होंगे। कहाँ से? कंठ से। इनकी आवाज जो है बोल के देखिए आप, आ या का, खा, गा, घा, अंगा या हा। तो इतने वर्ण हमारे कहाँ से इनका उच्चारण स्थान है? कहाँ से ये बोले जा रहे हैं? कंठ से। कहाँ से? कंठ से। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो ये हमारे छोटा बड़ा का वर्ग, पूरा ये का वर्ग लिखा हुआ, और हा और विसर्ग युक्त जो हमारे वर्ण होंगे उनका उच्चारण स्थान जो है वो कंठ है। क्या है? कंठ है। बस इसका सही उच्चारण आपको करना है कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो ये सारे वर्ण, अब देखिए 1, 2
और 3, 4, 5, 6, 7, 8 और हमारे विसर्गयुक्त जो वर्ण हैं, अक्षर हैं, वो कंठ से उच्चारित होंगे। अगला देखिए, अगला हमारा है तालव्य। क्या है हमारा दूसरा? तालव्य वर्ण। तो इसके लिए एक सूत्र है तालव्य वर्ण के लिए कि इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु। तो ई से इसमें छोटी बड़ी और चू से पूरा चा वर्ग, चा वर्ग जैसे चा, छा, जा, झा, इया, पूरा हमारा चा वर्ग। ये तो आप जानते हो चा वर्ग के अंतर्गत क्या आ जाएगा, जैसे चा, छा, जा, झा, इया, पूरा हमारा आ जाएगा क्या? चा वर्ग। और ये हमारा तालव्य सा, कौन सा सा? तालव्य सा। तो इचु यशा नाम तालु, तो हम कहाँ से इसका उच्चारण होगा? तालु से। तालु यानी कि हमारी जिह्वा का अग्रभाग तालु में, जो हमारे ये मुख का ऊपरी भाग है, तो तालु में स्पर्श करेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इचु यशा नाम तालु। इसके अंतर्गत छोटी बड़ी पूरा चा वर्ग और सा, ये इतने वर्ण आपके तालु से उच्चरित होंगे। किससे उच्चरित होंगे? तालु से उच्चरित होंगे। अगला देखिए आपका क्या है? नंबर 3, तो मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण है, तो इसका जो सूत्र है वो है ऋटुर्सा राम मूर्धा, ऋटुर्सा राम मूर्धा, यानी कि इसमें ऋण और टा से पूरा टा वर्ग, टा, ठा, डा, धा, अड़ा, पूरा टा वर्ग, और रा से रा, और ये हमारी मूर्धन्य सा। तो इनका उच्चारण स्थान कहाँ से है? मूर्धन्य से। कहाँ से? मूर्धन्य वर्ण ये है कि ऋतु रसाणाम मूर्धा, मूर्धा से इनका जो है हमारी जिह्वा का अग्रभाग बिल्कुल मूर्धा माने वृत्ताकार हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो देखिए ऋतु ऋषाम नाम मूर्धा, यानी कि जिह्वा का अग्रभाग क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ बिल्कुल मुड़ जाएगा, गोल गोल वृत्त हो जाएगा। तो ऋतु रसानाम मूर्धा, तो इसमें ऋण पूरा टा वर्ग और रा और हमारी मूर्धन्य सा, तो ऋतुर शाणाम मूर्धा, ये हमारे मूर्धन्य है या मूर्धा से इनका उच्चारण स्थान है। फिर अगला हमारा है दंत वर्ण। कौन से वर्ण? दंत वर्ण। तो अब हमारे मुख के अंदर जो दांत हैं, ये दोनों दांत, दोनों ऊपर का भाग और जो नीचे की हमारे दांतों की जो श्रृंखलाएं हैं, दोनों एक में क्या करेंगी? स्पर्श करेंगी। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? दंत वर्ण में लु तुलसा नाम दंता, लुतुलसा नाम दंता, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये है आपका लुतुलसा, लुतुलसा नाम दंता, क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा लितुलसा नाम, क्या हो जाएगा? ये आपका हो गया जाएगा लितुलसा नाम, लितुलसा नाम दंता। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे ये ला है, तो यहाँ पे ये हमारा ला, जो ऋण का जो हमारा अपभ्रंश शब्द पहले जो ऋण है वो लृ लिखा जाता था, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ला, और तू, तू से हमारा पूरा ता वर्ग, तू से हमारा पूरा ता वर्ग, ता था दाधा ना, और ला से ला, और हमारा सा से ये हमारी दंतिक सा, ये कहाँ से उच्चरित होंगे? दंत से। इनका स्पर्श, इन वर्णों का स्पर्श कहाँ से होगा? दंत से होगा। तो क्या पढ़ेंगे इसको? ऋतुलसा, ऋतुलसा नाम दंता, लितुलसा नाम दंता। तो देखिए इसमें ये हमारा री और री रहेगा, ता वर्ग पूरा, ला और दंतिक सा, तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? इसका उच्चारण स्थान जो है वो हमारे दोनों ऊपर और नीचे के जो दांत की श्रृंखला है वो स्पर्श करेगी। अब एक और देखिए, यहाँ पे आपका है
ओष्ठ्य वर्ग कौन से हैं? ओष्ठ्य वर्ण कौन से हैं? मतलब हमारे दोनों होंठ कौन से वर्ण बोलने में स्पर्श करेंगे? तो देखिए ओष्ठ्य वर्ण क्या है? उपूपधय मानीया नाम ओष्ठौ। उपूपधय मानीया नाम ओष्ठौ। तो उ से हो गया हमारा छोटाऊ बड़ाऊ और पा से पू से हमारा हो गया पूरा पा वर्ग, पाफा बाभा माँ पूरा पा वर्ग और उपुप उपुप ध्या मानीया नाम ओष्ठौ। तो छोटाऊ बड़ाऊ पूरा पा वर्ग। अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, ये देखिए पा, तो पा में हमारे दोनों ऊपर के होंठ और नीचे के होंठ क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। इसी प्रकार से फा, फा में भी हमारे ये ऊपर के होंठ और नीचे के होंठ क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। तो उपुपधय मानीया नाम ओष्ठौ। इसी प्रकार से ये हमारे का और खा ये जिह्वामूलीय वर्ण है। कैसे? जिह्वामूलीय। तो का और खा वर्ण ये इसमें हमारी जिह्वा जो है तो जिह्वा स्पर्श करती है। जिह्वामूलीय वर्ण ये हमारे हैं का और खा में। अगला आपका है नासिक वर्ण। तो नासिक वर्ण कौन से होते हैं? तो या तो हम इसको ऐसे याद कर लें कि इया माड़ा रा न मान नासिक चा नासिका अनुस्वारा, या हम कहें कि प्रत्येक वर्ग का, जैसे हमारे 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, तो हमारे जो 5 वर्ग हैं तो प्रत्येक वर्ग का 5वां या अंतिम वर्ण जो होता है वो नासिक से उन वर्णों का उच्चारण होता है। अगला जैसे हमारे नासिक वर्ण कौन से हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण नासिका से हमारी वायु निकलती है, नासिका से मुंह से हम बोलते हैं तो मुंह से हवा निकलते हुए जो वायु है वो ध्वनि है कहाँ से निकलती है? नाक से। तो ऐसे वर्णों का उच्चारण जब नासिका से होता है उन्हें नासिक वर्ण कहते हैं। तो इसमें आप 2 तरीके से पहचान सकते हैं, या तो इया माड़ा ना ना नाम नासिक्चा नासिक्या अनुस्वारस्य। तो या तो हम इसके ऐसे पहचान सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर है या प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम अक्षर है वो उसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? नाक से, यानी नासिक वर्ण कहलाते हैं। अगला आपका है कंठ तालव्य वर्ण। ए दैतो कंठ तालु। तो कंठ तालव्य कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनको बोलते समय हमारे कंठ में का भी जो है प्रयोग होता है और कंठ तालव्य, कंठ का भी प्रयोग होगा और तालव्य का भी प्रयोग होगा, इसलिए कंठ तालव्य वर्ण। तो उसके लिए एक हमारा ये शब्द है ए दैतो कंठ तालु। ए दैतो कंठ तालु। तो ए से हो जाएगा आपका ए आए। क्या हो जाएगा? ए आए। तो ए आए का जब हम उच्चारण करेंगे तो इसमें कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होता है। तो कंठ तालव्य वर्ण जो हैं ए दैतो कंठ तालु, ए आए जो है हमारे कंठ तालु दोनों को स्पर्श करते हैं। फिर अगला हमारा है कंठ योष्ठ्य वर्ण। कंठ योष्ठ्य यानी कंठ और ओष्ठ। कंठ योष्ठ्य वर्ण कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्थान किसमें होता है? कंठ और ओष्ठ दोनों को प्रयोग करते हुए स्पर्श करते हुए होता है। तो उसे कहेंगे ओ दैतो कंठ योष्ठ्य। ओ दैतो कंठ ओष्ठ्य। तो इसमें ओ से आपका हो जाएगा ओ आओ। क्या हो जाएगा? ओ आओ। आपका ए दैतो जो है वो कंठ तालु, यानी ए दैतो ए आए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है और ओ दैतो ओ आओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ से होता है। तो कंठ योष्ठ्य इतना आपने सीख लिया। आगे देखिए, आगे आपके कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण दंतोष्ठ्य वर्ण। कैसे वर्ण है ये? दंतोष्ठ्य। इसमें दांत और ओष्ठ दोनों
तो इसके लिए हमारा एक ये लिखा हुआ है वाक्य कि वकारस्य दंतोष्ठ है, वकारस्य दंतोष्ठ है। तो वा से आपका क्या हो जाएगा, वा। जो हमारा वा है उसका उच्चारण स्थान दांत और ओठ दोनों से होता है। वकारस्य दंतोष्ठ है, वा आप कहिए तो दांत हमारे स्पर्श करते हैं और ओठ, तो वा कहने से दांत और ओठ दोनों का स्पर्श होता है। एक ये आपने देखा होगा इस प्रकार से, ये जो यस की टाइप में बना होता है इसे अवग्रह चिन्ह कहते हैं। कैसा चिन्ह कहते हैं, अवग्रह चिन्ह। नाम है इसका अवग्रह चिन्ह और इसका जो उच्चारण होता है वो आ होता है। क्या होता है, आ। और इस प्रकार से इसे हम लिख देते हैं बीच बीच में, तो ये हमारा अवग्रह चिन्ह है और इसका उच्चारण स्थान जो होता है वो आ होता है। उच्चारण स्थान क्या होता है, आ होता है। तो इतना हमने सीख लिया। अब थोड़ा सा और सीखते हैं। जैसे हमने कहा स्पर्शी या स्पर्श व्यंजन, स्पर्शी या स्पर्श व्यंजन, तो इनकी संख्या कितनी है, स्पर्शी या स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, देखिए स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन तो इनकी संख्या कितनी है, 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 और ये स्पर्श व्यंजन है कौन से, तो का वर्ग से लेकर मां वर्ग तक, ठीक है, का से लेके मां तक। तो यहां हम इसको ऐसे लिख लेंगे कि का से जो आपके हैं का से मां तक, का से मां तक जो वर्ण हैं वे वर्ण क्या कहलाते हैं, स्पर्श वर्ण। जैसे का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, टा वर्ग, तो ता वर्ग, ये हमारे सारे 5 वर्ग हैं। 5 वर्ग के में एक वर्ग में 5 अक्षर हैं, इसलिए 5 वर्ग में 25 अक्षर हो गए, वर्ण हो गए। अच्छा, कुछ हमारे होते हैं द्विगुण व्यंजन। कौन से, कुछ हमारे क्या है, द्विगुण व्यंजन। तो वे व्यंजन कौन से हैं, इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं या इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन, या तो इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहें या द्विगुण व्यंजन कहें। तो आपने देखा होगा कि लास्ट में हमारे ये दो हमारे ये ढा और ये जो मिलते हैं ढा और ये, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे आपने देखा ये आपको ये डा और ढा, ये दो जो हमारे वर्ण हैं इन वर्णों को उत्क्षिप्त वर्ण या द्विगुण वर्ण कहते हैं। इतना आपने सीखा। और देखिए अनुनासिक, तो अनुनासिक तो हमें पता है, अनुनासिक वर्ण क्या है, तो अनुनासिक वर्ण जिनका उच्चारण स्थान नाक से हो या प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर जो है या अंतिम अक्षर जो है वो क्या कहलाएगा, नासिक वर्ण, उसका उच्चारण स्थान नाक से होता है, तो ये नासिक वर्ण कहलाएंगे। जैसे काखा गागा अंगा हुआ, फिर उसके बाद आपका लास्ट वाला वर्ण इया है, अड़ा है और ना है और मां है। तो ये हमारे जो हैं ये इनकी संख्या 25 हुई। द्विगुण व्यंजन हमारे कितने हैं, 2, और नासिक वर्ण हमारे कितने हैं, 5। नासिक वर्ण क्योंकि 5 वर्ग हैं तो प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर जो है नासिक वर्ण होता है, तो ये हमारी संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। अब कुछ होते हैं आपके अंतः इस्थ व्यंजन, अंतःस्थ वर्ण या अंतःस्थ व्यंजन, तो ये कौन से हैं, देखिए ये हमारे हैं या, रा, ला, वा, ये 4 जो हमारे वर्ण हैं इनकी संख्या कितनी हुई, 4। इन 4 व्यंजनों को हम कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। आप बोल के देखिए, अंतःस्थ माने इन वर्णों को बोलते समय जो हमारी
वायु है वो अंदर की तरफ जाएगी। जैसे बोल के देखिए, या, रा, ला, वा। इन वर्णों का उच्चारण करते समय आपकी जो प्राण वायु है वो अंदर की तरफ जाएगी, इसलिए ये अंतःस्थ यानी कि अंदर की तरफ जो वायु है वो अंदर की तरफ जाएगी, इसलिए ये अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4, या, रा, ला, वा। कुछ हमारे हैं ऊष्म व्यंजन, कुछ हमारे कैसे हैं? ऊष्म व्यंजन। तो इनकी संख्या देखिए कितनी होती है, ऊष्म व्यंजन की संख्या देखिए कितनी होती है। तो ऊष्म व्यंजन, इन्हें ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कहें या क्या कहेंगे? संघर्षी व्यंजन। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं? तो देखिए, ये शा, सा, सा, इसको सीरियल से लिखते हैं। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कौन से रहेंगे? तो पहले हमारा तालव्य सा, फिर हमारा मूर्धन्य सा, फिर हमारा दंतिक सा और फिर हमारा हा। तो इनकी संख्या कितनी है? 4। तो हमारे ऊष्म व्यंजन देखिए, शा, सा, हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या भी 4 है। और सीखते हैं, कुछ हमारे हैं संयुक्त व्यंजन। कैसे व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त का मतलब होता है कि ऐसा व्यंजन जो दूसरे व्यंजन से मिलकर बना हुआ है, यानी कि संयुक्त संयोग से बना हुआ है। तो ऐसे कितने हैं हमारे वर्ण? तो छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। तो इनकी भी संख्या कितनी है? 4। इनकी संख्या कितनी है? 4। अब ये संयुक्त व्यंजन किन किन वर्णों से मिलकर बने हैं, ये भी हम यहाँ पे सीख लेंगे। तो जो हमारा छा है ये किससे मिलकर बना है? का और सा से। किससे मिलकर बना है? का और सा से। तो ये हमारा इनसे मिलकर बना। और जो त्रा है वो हमारा ता और रा से मिलकर बना है। और जो हमारा ज्ञा है वो किससे मिलकर बना है? वो बना है जा और इया से मिलकर। किससे बना है? जा और इया से मिलकर। और जो हमारा ये स्रा है ये मिलकर बना है तालव्य सा और ये हमारा मिलके बना है किससे? ये तालव्य सा आपका होगा यहाँ पे, ये तालव्य सा, स्रा और तालव्य सा और रा से मिलकर ये हमारे व्यंजन बने हैं। तो संयुक्त व्यंजन हमारे छ, त्रंग, ज्ञा और स्रा। तो छा जो बना है वो का, और का में हलंत रहेगा क्योंकि का यहाँ पे आधा रहेगा। तो का प्लस का धन सा और त्रा, ता धन सा और ज्ञा, जा धन या और स्रा, सा धन रा से मिलकर बने हैं। तो ये कुछ हमारे व्यंजन इस प्रकार से हुए। अगला देखिए, कुछ हमारे होते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। कैसे व्यंजन होते हैं? जैसे अल्प प्राण, अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन या महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन या महाप्राण व्यंजन। तो देखिए, अल्प प्राण या महाप्राण, अल्प प्राण या महाप्राण व्यंजन। तो इसमें हम आपको बता रहे हैं, जैसे आपके जैसे ये का वर्ग है, का वर्ग है तो का में का, खा, गा, घा और अंगा, ये हमारे 5 वर्ण हैं। 1 2 3 4 5।
तो इनमें से जो आपका अल्प प्राण रहेगा उसकी संख्या रहेगी 1, 3, 5। कितनी संख्या रहेगी? 1, 3, 5। और जो हमारे महाप्राण हैं उनकी संख्या रहेगी 2 और 4। इसको हम ऐसे डिवाइड कर लेंगे, जैसे हम इसको 1 मान लें, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। तो अल्प प्राण जिनको बोलने में एक मात्रा से कम समय लगे, अल्प प्राण बहुत थोड़ा सा समय। तो देखिए का, तो इसमें कम समय लगा, फिर खा, इसमें ज्यादा समय लगा तो ये 2 नंबर पे यहाँ गया। फिर गा में कम समय लगा, तीसरे नंबर पे यहाँ है। और घा में ज्यादा समय लगा तो ये यहाँ 4 नंबर पे यहाँ आ गया। और अंगा, इसमें कम समय लगता है। तो अल्प प्राण वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है या अल्प समय लगता है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जो होगा वो अल्प प्राण होगा, और दूसरा, चौथा वर्ण जो होगा वो कैसा वर्ण होगा? महाप्राण वर्ण होगा प्रत्येक वर्ग में। इतना आप समझ गए। अब कुछ हमारे होते हैं अघोष व्यंजन। कैसे व्यंजन? अघोष व्यंजन। और कुछ होते हैं सघोष व्यंजन। कुछ अघोष व्यंजन और कुछ सघोष व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे हम ये ले लेते हैं चा, छा, जा, झा, इया, ऐसे ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमको ये याद रखना, इसमें भी वही संख्या है 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें प्रथम 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं? अघोष वर्ण। प्रथम 2 वर्ण जो होते हैं वो अघोष होते हैं। और बाद के जो हमारे 3 वर्ण हैं, या तो हम ऐसे कहें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है वो क्या है? अघोष वर्ण होता है। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो होता है वो सघोष होता है। अल्प प्राण में क्या था कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण है और दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है। अघोष सघोष में क्या है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण अघोष है और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष कहलाता है। तो इस प्रकार से आपने स्वर और व्यंजन का विस्तृत अध्ययन किया। तो एक बार आप बताइए स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। स्पर्श व्यंजन की संख्या या स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? स्पर्श संघर्षी कितने होते हैं? 25। और द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2। अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। और हमारे उष्म व्यंजन कितने हैं? 4। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। और अयोगवाह व्यंजन कितने हैं? 2। और किस व्यंजन का या किस वर्ण का कहाँ से उच्चारण होता है इसको भी आपने अच्छे से सीखा। तो आज की क्लास हमारी कैसी रही आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।